बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज इलाही साहब के घर पे रात को छापा पड़ा, जिसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। मईशत पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, सियासी मामलात पे भी बात करेंगे, मुज़ाकरात का क्या होगा, किस तरीके से इंतकामी कार्रवाइयों के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है मुज़ाकरात का रास्ता रोका गया। बहुत शुक्रिया जनाब राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आखिर होने क्या जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में कि जब एतमाद का फुकदान भी हो और फिर कार्रवाइयाँ भी हो जाएँ, तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात मानी कोई रहते नहीं है कि एक जानिब से हमला हो रहा हो, दूसरी जानिब से मुज़ाकरात का कोई ढोल पीट रहा हो। राना साहब, मैं आप ही से शुरू करूंगा, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा से मैं ज़रूर आपका रिस्पॉन्ड ले लूँगा। आपको नहीं लगता कि आपकी हुकूमत की छतरी के नीचे जो वाक़या कल परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की सूरत में हुआ, ज़ाहिर गिरफ्तार तो नहीं हो सके जिस तरह से खान साहब पहले गिरफ्तार नहीं हो सके थे, तो वो मुज़ाकरात फिर कहीं पीछे रह जाते हैं, कार्रवाइयाँ आगे आ जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कल का क्या वाकया है, पुलिस जो है अरेस्ट वारंट्स लेके अरेस्ट करने गई है परवेज इलाही साहब को, और वहां जो उनके गार्ड्स हैं उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, फिर उन्होंने वहां घर के अंदर से पथराव शुरू कर दिया है। तो क्या नया ट्रेंड शुरू हो गया पाकिस्तान में कि हमने पुलिस को गिरफ्तारी नहीं देनी, हमने सरेंडर नहीं करना और हमने पुलिस का मुकाबला करना है? क्या ये हम सिखा रहे हैं अपनी? ये तो फिर पूरी कौम को फिर आप हक दें ना कि सब पूरी कौम जो है, चोर डकैत सारे जितने कातिल हैं, वो कहें उनके घर वाले मोहल्लेदार सारे सामने खड़े हो जाएं कि हमने गिरफ्तारी नहीं देनी। अगर ये, और क्या हुआ है कल यही हुआ है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करने गई है और उनको कार्रवाई पूरी नहीं करने दी जा रही, और यहां अब आप विक्टिमाइजेशन का कार्ड जो है वो लेके आप प्ले कर रहे हैं कि जी विक्टिमाइजेशन हो रही है। क्या पहले पिछले 4 सालों में इन्होंने हमारी 20 लीडर्स को गिरफ्तार नहीं किया? क्या उन्होंने पथराव किया पुलिस के ऊपर? क्या उन्होंने जो है वो अपने घर वालों को आगे कर लिया, अपने मुलाजमों को आगे कर लिया? तो अगर ये नया ट्रेंड है पाकिस्तान में, तो इस ट्रेंड को सारों को लागू करें कि पुलिस वाला वैसी नजर आए तो उसको धक्के मारना शुरू कर दें। मैं समझता हूं अफसोसनाक वाकया है। लेकिन राना साहब कत्ता कलामी की माजरत, मुझे कत्ता कलामी करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कोई चोरी डकैती का, कत्ल का, कोई एब्सकॉन्डर, कोई बहुत बड़ा मुलजिम ऐसा नहीं था कि जिसको गिरफ्तार करने के लिए आप जाएं। इसी सूबे का जिसकी पुलिस गई है, उसका वजीर आला था जो चंद माह पहले तक वजीर आला था। तो तरीकेकार होता है राना साहब, इस तरीके से बिल्कुल एक किसी चोर डकैत की तरह तो गिरफ्तार नहीं किया जाता सियासतदान को। चले, इसका मतलब ये है कि जो जरा अच्छे ओहदों पे रह चुके हैं, जो जरा अच्छे मालदार लोग हैं, उनके लिए जो है वो पुलिस को दस्तक दे के वापस चले जाना चाहिए और उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। उनके घर वाले अगर कहें कि हमने आपको अंदर नहीं आने देना, तो पुलिस वाले वहां से गाड़ी मोड़ के वापस चले जाएं। अगर तो आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं तो मुझे तो यानी कि समझ नहीं आती। मैं फिर चीमा साहबा से इसी का जवाब लेता हूं। सवाल ये है, देखिए सवाल इधर ये है, कैसे आप पुलिस की कार्रवाई के अंदर रुकावट बन सकते हैं? अगर पुलिस कह रही है आप दरवाजा खोलें, आप क्यों नहीं दरवाजा खोल देते? क्यों इन चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं? क्यों आप जो है रुकावट बनते हैं एक कानूनी कार्रवाई के अंदर? आप चीजों को स्मूथली, वो दरवाजा जो तोड़ा नहीं, अफसोस होता है देख के, जाहिर सी बात है, लगता है पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो दरवाजा खोल देते तो तोड़ना ना पड़ता। तो क्यों नहीं खोला गया वो दरवाजा? मैडम, राना साहब कहते हैं कि आप लोग मज़ाहमत करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं एक नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान, आप कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जब लीडरान को पुलिस गिरफ्तार करना आए तो फिर आप मज़ाहमत करते हैं। राना साहब ये कहते हैं कि जी हम लोगों ने तो खुशी खुशी गिरफ्तारियां दी। कैसे कहेंगी आप इस सारी चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, राना साहब ने जो खुशी खुशी गिरफ्तारियां दी है ना, वो जेन्युइन केसेस के ऊपर दी हैं और उस कानूनी और लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया, तब इन्होंने खुशी खुशी गिरफ्तारियां दी हैं, राइट? उसके बाद मैडम आपसे भी माजरत है, लेकिन कत्ता कलामी मेरा एक लुकमे के बगैर जो है ना, वो शायद जो प्रोग्राम मुझसे चल ना पाए आगे। लेकिन मैडम, ये तो आप कह रही है ना कि ये जेन्युइन केसेस नहीं है, ये भी यही कहते थे जेन्युइन केसेस नहीं है। तो केसेस की जेन्युइनिटी के ऊपर तो असल है नकल है, ये तो अदालत फैसला करेगी। कह रही हूँ कि स्काइप के ऊपर हूँ, आप जो भी लुकमे हैं एंड पे दे दीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मेरा मौकफ है जो मुझे बेहतर लगता है, मैं वो मौकफ रखती हूँ। यू मे डिसएग्री विद दैट, ओके? पूरी कौम देख रही है कि कितने कुछ जेन्युइन केसेस हैं और कितना लीगल प्रोसीजर। मुझे ये बताएं, मैं आपके सामने प्रोग्राम में बैठी हूँ, आपको प्लीज अपनी राय जरूर देनी चाहिए। आपको मैं दहशतगर्द लगती हूँ? मेरे ऊपर दहशतगर्दी के आपको पता है कितने केसेस हैं 25 में से लेके आज तक? क्या कभी किसी खातून के ऊपर हमने 780A की दफात लगाई
जबकि मरियम अपनी औरतों और लाहौल लश्कर के साथ, जिसको हिना ने कहा था हम फूल फेंकने आए नैब पे, दहशतगर्दी करके गई थी। वो होती है दहशतगर्दी जो नैब के ऊपर की गई। अगर आपको याद हो जरूर चलाइएगा इस प्रोग्राम के अंदर। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि 143 केसेस बनाए गए इमरान खान साहब के खिलाफ। आपको लगता है कि वो सारे केसेस और ये सारे जो जितने दहशतगर्दी की दफात लगाएंगी है वो सब कुछ खान साहब ने किया है? भाई साहब, विक्टिमाइजेशन में और जो करप्शन केसेस में बड़ा फर्क है। करप्शन का कोई एक केस ये इसलिए बना नहीं सके मेरे भाई, इसलिए हमें दहशतगर्द बनाने पे तुले हुए क्योंकि इनको मिला कुछ नहीं है। तोशा खाना घड़ी और अपनी घड़ियां उससे कहीं ज्यादा निकल आई, जबकि खान साहब तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर थे। और मरियम क्या थी? जो मरियम और BMW की कहानी आपको पता होगी ना। जिस दिन नैब के ऑफिस के बाहर मरियम ने धावा बोला था, उस दिन भी BMW आई थी और उसकी वीडियो उसने बनाई थी कि ये देखे इन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ दी। तो ये वो लोग हैं जो कौवे को सफेद कहने के आदी हैं, इन कैमरा बैठ के कहने के आदी है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, कसम से मुझे नहीं पता मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, BMW तो मेरी कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद मरियम औरंगजेब की घड़ियों का सिलसिला भी आपको पता होगा। करप्शन केसेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, आपको ये बात मेरे भाई एहसान को भी और आपको बात मेरे से करनी चाहिए कि अगर हमने इनके खिलाफ कोई सियासी नौयत के इस तरह के केसेस बनाए हों, तो फिर जिस तरह से मेरे घर का दरवाजा 2 दफा तोड़ा गया, मेरे घर में इसी तरह से एंटर हुआ गया, सिर्फ बख्तरबंद गाड़ी नहीं थी, तो क्या हम इनकी जो तर्जुमान है मरियम औरंगजेब के घर कभी आपने बाहर पुलिस देखी है? अजमा बुखारी और बाकी जो इसकी घर एहसान अफजल के घर में पुलिस गई है इस तरह से? जिस तरह खान साहब के घर का गेट तोड़ा गया, क्या जाती उम्र का हमने गेट तोड़ा? बातें करना आसान है और ये कौन देख रही है कि ये कितने को असली नौयत के केस हैं? अदालतें देख रही हैं। कल का वाकया हमें सब पॉलिटिशियंस को इसको कंडेम करना चाहिए। ये रवायात अच्छी नहीं है और हम आपके सामने ये बताते हैं कि हम ये फिर भी नहीं करेंगे। हर चीज जो आईनी और कानूनी तरीके से एहसन तरीके से हो सकती है, उसमें ये इतना जहर, इतनी इंतकामी कार्रवाइयां कि कोई आपकी बात ना माने, आप उसको कहो कि बेमा अहलो याल हम आपको जलील करेंगे, आपके जो वर्क फोर्स है, आपका जो स्टाफ है, हम उनकी अबडक्शंस करेंगे, हम आपके बच्चे उठा लेंगे, हम आपके घरों में एंटर हो जाएंगे। मेरे घर में कौन से वारंट थे? वो वीडियो देखी है? मेरी छोटी बहन उनसे पूछ रही थी कि अगर कोई घर के सर्च वारंट है, कोई FIR है, हमें दिखाओ, हम आपको बुलाते हैं। इन्होंने इनके पास कहते हैं हम वायदा साइन करने आए हैं कि मुसर्रत जमशेद चीमा किसी जलाओ घिराव का हिस्सा नहीं बनेगी। कभी आपने मुझे किसी प्रोटेस्ट में कोई झंडा या स्टिक पकड़े हुए भी देखा है? मुझे बताइएगा जरूर। इन्होंने जिस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का सिलसिला शुरू किया है, वो खत्म होने का नाम नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। हमें ये रवायात नहीं डालनी चाहिए। किसी के साथ भी ज्यादती हो कंडेम करना चाहिए, आईन और कानून के मुताबिक चीजें चलनी चाहिए। मसलन खान साहब के घर के ऊपर जो 26 घंटा वाला जो ऑपरेशन था ना, जिसमें बख्तरबंद गाड़ी इसी तरह लाए थे, गेट तोड़ के एंटर होना था, अवाम ने नहीं इनको कामयाब होने दिया, उसमें गैर आईनी तरीके से ये लोग आए थे। आपको पता है कि वो सामान बनी गाला जाना था, वापिस जमान पार्क लाने के लिए कोर्ट ऑर्डर्स होने थे, कोई कोर्ट ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया गया और वो 2 बंदों ने आके देना था, जिसपे इतनी बड़ी फोर्स लाई गई। क्यों? फिर उसके बाद मैं अर्ज करूं, पाकिस्तान में जिस तरह से ये कुछ हो रहा है, मैं 2 सवाल आपके सामने रखती हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपका। मैडम कंक्लूड कीजिएगा, मैं राणा साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। जी मैं कंक्लूड ही कर रही हूँ। देखें, बात यह है कि इस वक्त जो पंजाब का इंटरम सेटअप है वो एक्सपायर हो चुका है। उसकी एक्सपायरी डेट थी 22 अप्रैल। आज उसका कोई भी आईनी तरीके से उनका बैठना गैर आईनी, गैर कानूनी है। फिर ये किसके ऑर्डर्स के ऊपर पंजाब में ये इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं? कल जो ऑफिसर्स जिन्होंने आके चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, उनके बेडरूम्स के शीशे तोड़े, घरों में, घर के अंदर औरतों को यरगमाल बनाया, उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर कोई और भी है, ऑर्डर्स कहीं और से भी आए हैं, तो जिम्मेदार वो ठहरेंगे जो गैर आईनी तरीके से बैठे थे। पाकिस्तान में ये जो इंतकामी कार्रवाइयां गैर आईनी तरीके से लोगों के घरों पे धावा बोलना, ये खत्म होना चाहिए। जंगल का कानून हम कहते थे बन जाएगा। मैडम मैं राणा साहब से थोड़ा सा रिस्पॉन्ड इसका ले लूं, मेरे पास वक्त कम है। मैं बिल्कुल आपकी बात, आपके सवालात राणा साहब के सामने रखना। राणा साहब, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।
ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से अगर सूरत हाल खराब हो, आप दावे बोलना शुरू कर दें, एक नहीं दो वाकयात अब हो गए, तो इसको थोड़ा सा देखना नहीं चाहिए आपकी हुकूमत को भी? नहीं, देखिए, मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तो बिल्कुल मैं हक में नहीं हूं, ना होनी चाहिए। अगर हमारे दौर में हुई है, गलत हुई है। अगर पहले इन्होंने दहशतगर्दी के पर्चों की ये बात कर रहे थे, मरियम औरंगजेब, बता ताड़र, खाकान अब्बासी, 20 लीडर के ऊपर हमारे दहशतगर्दी के पर्चे इनके दौर में कटे, ये भूल जाते, इनको याद दिलाना पड़ता है। उसके अलावा जो सियासी केसेस कहते हैं नहीं बने, सारे सियासी केसेस बना के इन्होंने जो है वो एक एक, कौन सा लीडर छोड़ा था? कोई भी नहीं छोड़ा। एक चीज साबित नहीं कर सके, तो हीरोइन का केस बना दिया सनाउल्लाह पे। लेकिन कल के मुद्दे पे मैं आना चाहता हूं, मैं फिर रिपीट करूंगा, खुदा के लिए आप पॉलिटिकल एनार्की मत इस सोसाइटी में फैलाएं। आप पुलिस के कानून के रस्ते के अंदर हायल होके आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कार्ड नहीं खेल सकते। कल जो हुआ है, आपने क्यों नहीं दरवाजा खोला? क्यों, अगर पुलिस अरेस्ट वारंट लेके आई है तो क्यों नहीं सर्च करने दी? आप पुलिस को के सामने क्यों आपने रुकावट बने? आप नहीं बन सकते। अगर आप ये कुछ ही सिखा रहे हैं तो फिर तो निजाम धर्म भरम हो जाएगा, एनआरकी फैल जाएगी। अच्छा राणा साहब, थोड़ा जी जी देखिए, किस चीज से घबरा रहे हैं परवेज इलाही साहब? अरेस्ट वारंट है, अपनी गिरफ्तारी दें जाके। क्यों भागे हुए हैं? क्यों छुप रहे हैं? किस चीज से वो, ये कौन सी लीडरशिप है? अपनी गिरफ्तारी दें, पुलिस के सामने पेश करें कि हाँ मैं साबित करता हूं मैं बेगुनाह हूं, मेरे सामने ये पॉलिटिकल केसेस बन रहे हैं, मैं इनको प्रूव करूंगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट्स तो जो है अपना काम कर रही है, फिर आप आके इसके ऊपर आप पुलिस के आगे रुकावट। मुझे दुनिया की कोई एग्जाम्पल निकाल के देख लें कि पुलिस की कार्रवाई में, अमेरिका की मुझे आप दे दें कोई मिसाल कि वहां पुलिस अपनी कार्रवाई करे और रुकावट बने अवाम, तो पुलिस आगे क्या करती है? बिल्कुल ठीक है राणा साहब, हमारी पुलिस को तो हदायत दी हुई है कि खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए यहां इनको ये पकड़े नहीं जाते या इनको पकड़ नहीं लिया जाता कि कोई जानी नुकसान हो जाएगा। राणा साहब, मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। मैं आपसे चाहता था कि इस्लामी आप कमेंट कर दें, केपीके और पंजाब असेंबली की अगर बहाली की कोशिश करती है, तहरीक इंसाफ कोर्टों में जाती है, तो आप सपोर्ट करेंगे, मुखालफत करेंगे? देखिए, मैं तो सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग कि अक्टूबर के अंदर केयर टेकर हुकूमत के नीचे पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। ये एक रास्ता है, बड़ा सिंपल रास्ता है। इसके ऊपर ये पूरा जो निजाम, जो 63A की गलत तशरीह, गैर आईनी तशरीह, रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जुडिशरी की वजह से हुआ, जुडिशल एक्टिविज्म ने तबाह कर दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पिछले 11 महीने में, वही आज जो है आड़े आई हुई है। वही अब, और एक पार्टी की फेवर में सारा कुछ ये मामला किए जा रहे हैं। तो बेहतर है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में और आपके वफाक में। तो ये मसला जो है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैडम, आप क्या रिस्पॉन्स करेंगी कि कितने संजीदा हैं आप लोग केपीके और पंजाब असेंबली की बहाली के अंदर? नहीं जी, बेसिकली तो हम तो इलेक्शन चाहते हैं। इसका कोई आईनी तरीकाकार है, इसका कोई आईनी जवाज है, और इलीगल ऑप्शंस हमारी हैं ही नहीं जिनके ऊपर हम अमल दरामद करें। सो इस वक्त तो इलेक्शन की बात हो रही है, बहाली की बात इस वक्त तो बात होनी चाहिए कि हमने नेशनल असेंबली और सिंध एंड बलूचिस्तान कब डिसॉल्व करनी है, और फिर हमने इलेक्शन की डेट देनी है। आम इंतखाबात की पहले ये बात होनी है कि हमने जो असेंबलियां टूट चुकी हैं उनको आपने रिस्टोर कैसे करना है, इसकी कोई आइन में गुंजाइश है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैडम। प्रोग्राम का मेरा वक्त खत्म हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ मईशत के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान रजी साहब, माहिर मईशत हैं, माशी तज्जियाकार हैं, इसके साथ साथ सियासी तज्जियाकार भी हैं। आज रिजवान रजी साहब को मैंने लिबर्टी खाकान नजीब साहब की मोहब्बत की वजह से ली कि कुछ मैं सियासी गुफ्तगू भी कर लूँ कि सियासी इम्पैक्ट क्या आएगा। इसका एक बुनियादी वजह यह भी थी कि अंसार अब्बासी साहब की एक खबर सुबह नज़र से गुजरी, जिसमें वो कहते हैं कि हम्माद अज़हर साहब की ख्वाहिश ये है, उन्होंने कहा भी है किसी जगह, और अंसार अब्बासी साहब ने मजीद भी उसकी कुछ तफसीलात दी हैं कि PTI ये चाहती है कि अगला जो बजट आए, यानी कि जो बजट अब पेश होना है अगले माह, वो कुछ इस तरह का हो कि जिसमें IMF की शराइत की उस कदर नफी ना हो सके कि जिस तरह से खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करके गई थी। यानी कि बजट के अंदर ऐसी चीज़ें ना हों, ऐसी माइंस ना बिछा दी जाएं कि आने वाली हुकूमत किसी मुश्किल का शिकार हो जाए, और उसको इस हुकूमत की तरह जो इस वक्त काम कर रही है, मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार साहब की वजारत ख़जाना के मातहत जो काम कर चुकी है, उसमें जो है वो मुश्किलात थोड़ी सी कम नज़र आएँ। शायद ऐसा लगता है कि हम्माद साहब को ये ख्वाहिश है और उनको उम्मीद है कि अगली हुकूमत उन्हीं की होगी। तो रिजवान रजी साहब से कुछ सियासी तजिया भी लेंगे, और खाकान नजीब साहब तो टेक्निकल गुफ्तगू के हवाले से हमारी रहनुमाई करते भी रहे हैं। सवाल मैं उन्हीं से शुरू करूंगा। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। खाकान साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि आप मुझे जनवरी से आसरा दे रहे हैं कि जी अब इंशाल्लाह इस महीने जो है वो
स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। और आप ही ने मुझे बताया था, मुझे पहली दफ़ा आपके मुंह से सुनने को मिला कि तकरीबन 1 महीना लग जाता है स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद भी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अब मई शुरू होने वाला है। अब आप इस वक्त हमें कहाँ खड़ा देखते हैं पाकिस्तान को, और आप क्या देखते हैं कि अब स्टाफ लेवल मुआहदा अगर हो जाता है तो उसके बाद कहाँ सूरत हाल बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, एक तो पहली ये बात है कि मेरे दिमाग में तो कोई दो आरा नहीं है कि पाकिस्तान के पास आईएमएफ के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर 3 नवंबर 2022 को आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात होते और वो कंप्लीट हो जाते और उनके पैसे आ जाते, मल्टीलैटरल्स के पैसे आ जाते, सऊदी अरेबिया और यूएई के पैसे आ जाते, चाइना की रीफाइनेंसिंग होती, पाकिस्तान के आज ज़खायर 8-10 अरब डॉलर पे होते और पाकिस्तान का जो रिस्क बढ़ा हुआ है वो ना होता। दिस इज हाउ आई would very clearly run the Pakistan finance and I would have no two doubts about it। कोई भी मुल्क, ये मैं पाकिस्तान को भी एडवाइस करता हूं और जिन बाकी ममालिक के साथ काम करता हूं उनको भी यही कहता हूं, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आता है, और पाकिस्तान इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में नहीं है, पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस में है। इस वक्त 4.4 अरब डॉलर के ज़खायर आपके पास स्टेट बैंक में है, वो भी इसलिए कि चाइना ने आपको 2 अरब डॉलर वापस कर दिए या रीफाइनेंस कर दिए। कोई नया लोन नहीं है, एक पुराना लोन था फिर वो लोन दे दिया। अगर वो ना होते तो आपकी कंडीशन बहुत ही प्रिकेरियस होती। अब भी हुकूमत कोशिश कर रही है, आई थिंक हुकूमत कन्विंस नहीं कर पाई। मेरा ये ख्याल नहीं था कि इतनी वीकनेस होगी इस कन्विंसिंग में कि हम ये सीरियस हैं और हम करना चाहते हैं। जब उन्होंने 170 अरब के टैक्सेस लगाए, बिजली बढ़ाई, गैस बढ़ाई, पेट्रोल पे सब्सिडी उठाई, तो आई वाज श्योर कि आगे चल पड़ेंगे। पर फिर एक हर्डल आ गई, आपने रुपए की कीमत को रोका और फिर आईएमएफ ने कहा कि आखिर में कि आप इसको भी अनपेग करें डॉलर से, फिर आपने वो किया। फिर उन्होंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग करें क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, फिर आपने वो की। सो इसमें बारहा टाइम लगता रहा है। और ये भी याद रखिए कि पिछले 18 से 20 माह में, आई टेल यू दिस ऑन गुड अथॉरिटी, पाकिस्तान और आईएमएफ में एक ट्रस्ट का बहुत बड़ा डेफिसिट है। और ये डेफिसिट इसलिए है कि पाकिस्तान बारहा इनहराफ करता रहा आईएमएफ की कंडीशन से, और इसलिए भी है कि मैं यहाँ आईएमएफ को भी कहता हूं और बहुत, एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, कि आईएमएफ के पास पाकिस्तान क्यों गया है, क्योंकि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज है। अगर सारी फाइनेंसिंग हम खुद ही अरेंज कर सकते तो फिर हम आईएमएफ के पास ही ना जाते। अब भी जो 3 अरब डॉलर का गैप है फाइनेंसिंग का, और मैं समझता हूं एग्जैक्टली क्या है, उसमें आई थिंक आईएमएफ को थोड़ी सी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान को मतलब ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट रखे रखना, 230 मिलियन लोगों का मुल्क है, इन्फ्लेशन फूड की 50% के करीब है, 35% हेडलाइन इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट 7% के करीब है। आई थिंक इट्स नॉट अ गुड स्टोरी। द स्टोरी इज कि ये अनक्लॉग करना चाहिए इंपोर्ट्स को, ताकि हम अपनी मईशत को दोबारा चला सकें, एक जो मईशत इस वक्त रुकी हुई है। और इसके करने के लिए आईएमएफ में जाना जरूरी है। कुछ हम गलतियां करते हैं, जब मैं ये कहता हूं कि हम शायद आगे बढ़ रहे हैं, बट हम आगे बढ़ते हैं, बट देन यू नो वी समटाइम्स डू थिंग्स दैट वी शुडंट। पेट्रोल की सब्सिडी अनाउंस करना एट अ टाइम जब हम एसएलए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के करीब थे, I think was maybe a good political move, but a bad economic move. लेकिन खाकान साहब, खुद तो कहा था आईएमएफ की सरबराह ने कि पाकिस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि गरीबों को कोई ना कोई सहूलत दी जाए। खुद ही उन्होंने कहा था, तो शायद हुकूमत ने भी यही समझा हो कि यही बात है तो हम दे देते हैं गरीबों को सब्सिडी, अमीरों को नहीं देते, लैंड क्रूजर वाले को नहीं देते। आपकी बात दुरुस्त है। जब उन्होंने ये कहा तो फिर उन्होंने आपको एक इजाजत दी 360 अरब रुपए का एहसास/बेस्प। अब क्योंकि मैं इन दोनों हुकूमतों के साथ इस पे काम किया है तो मैं इसका नाम दोनों ले देता हूं। 360 अरब का था, आईएमएफ ने आपको अलाउ किया बजटरी जो आपकी एक्सपेंडिचर था उसको 400 अरब कर दिया। डायरेक्टली गरीब के घर पर पैसे पहुंच गए, हर क्वार्टरली पहुंच गए, इंक्रीज्ड स्टाइपेंड पहुंच गया। जब आप ये मुझे कहते हैं ना कि ये क्रॉस सब्सिडी करके हम लैंड क्रूजर से किसी को दे दें, आई थिंक इट इज नॉट दैट सिंपल। और खुद क्यू ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये कहा है कि हम इसकी जो जुजियात हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आप कर रहे थे, आप कर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम कोई लाना चाहती है चीज जिसमें कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, जब आप कर लें और उसमें 6 हफ्ते चाहिए तब पब्लिक करें उसे। इसी एक होती है स्ट्रैटेजी, एक होती है टैक्टिकल मूवमेंट। आईएमएफ के साथ
आप तब कामयाब होते हैं जब आप टैक्टिकली स्ट्रांग हो। खान साहब, आप टेक्निकल बात आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जाहिर है कि अहले सियासत की जो तपिश उनको महसूस हो रही है अवामी जज्बात की, उससे दूर हैं, क्योंकि अवामी जज्बात बहरहाल अपनी जगह ये होते हैं कि लोग फौरी रिलीफ मांगते हैं। लोग तो कहते हैं पेट्रोल के ऊपर 100 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, चाहे आप 500 रुपये लें। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, मैं ज़रा रिजवान रजी साहब की तरफ भी आ जाऊँ, कुछ अवामी बात भी हो जाए। रजी साहब, अवामी बात का मामला भी है, पाकिस्तान की तरफ से मुस्तकिल ऐसी चीज़ें होती रहीं। मैं हम्माद अजहर साहब और अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी पे आपके पास बाद में आऊँगा, लेकिन ये फरमाइएगा कि साथ डार साहब को ये जो उनकी तर्ज़े मईशत है या मईशत चलाने का जो तरीका है वो IMF अब कबूल नहीं कर रहा, वो थोड़ा पुराना हो गया है। आपको ये एहसास हुआ है पिछले 4-6 महीने के अंदर? देखिए, तरीका तो यही है। अगर वो जिस तरह उन्होंने इम्पोर्ट्स को कैप किया है, अगरचे उसका नेगेटिव फॉल आउट ये है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल भी उसकी जद में आया है। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है। हमारा टेक्सटाइल सफर कर रहा है, जो हमारा एक्सपोर्ट अर्नर है, मेजर फॉरेक्स एक्सपोर्ट अर्नर है वो। देखिए, इसको पॉलिटिकल सिनेरियो से और इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। पाकिस्तान जब भी IMF के प्रोग्राम में गया है, फरकान भाई मुझे गाइड करिएगा इस हवाले से अगर मैं कोई बात गलत कर जाऊं, पाकिस्तान जब भी जाता रहा है उसने कभी भी 100% कंडीशनैलिटीज मेट नहीं की, और वो थोड़ा सा उसमें लूप होल होता भी था। तो बिकॉज ऑफ हम अमेरिका के डर्टी गेम्स के अंदर उनकी सपोर्ट कर रहे होते थे, उससे ओवरलुक कर दिया जाता था। इस दफा तो जब हम IMF के साथ नेगोशिएशन में थे, हमने अमेरिका के मर्जी के खिलाफ जो है वो यूक्रेन इशू के ऊपर वोट नहीं किया। हमने न्यूट्रल रहने को अब हमने एब्सटेन किया है। 2 दफा हुआ। एक दफा तो अमेरिकन डिप्लोमेट ने बुला के हमारे डिप्लोमेट से बकायदा लॉबिंग भी की कि भाई आप हमें वोट करें। पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला था कि हमें इस लड़ाई के अंदर नहीं आना। अगरचे हमने कुछ असला बेचा है यूक्रेन को भी, और बेचा तो हमने खैर अमेरिकन को था, उन्होंने यूक्रेन में सप्लाई किया है, लेकिन इसके अलावा हमने उस जंग का हिस्सा नहीं बने। तो अमेरिकन ये अगर हमने उनके हक के अंदर वोट नहीं किया तो ज़ाहिर है हमें भी ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि हमें भी कोई रिलीफ देंगे अमेरिकन, जहाँ पे पुलिस डिसीजन मेकिंग। रजी साहब, और भी बहुत सारे इश्यूज है ना, अफगानिस्तान भी यहाँ मौजूद नहीं है, ना अफगानिस्तान के अंदर रशिया मौजूद है, ना अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका मौजूद है। वो सारे मामलात अपनी जगह ही है। बहरहाल अमेरिका के लिए तो लीस्ट प्रायोरिटी है, एब्सोल्युटली नॉट भी हम कह ही चुके हैं, जाहिर है उनको। फिर उसके बाद ये अलग बात है कि फवाद चौधरी साहब जाके जो है वो घर पे दावत करते हैं उनकी अमेरिकी सफ़ीर की। लेकिन आप इस वक्त जो सूरत हाल है, कितना फंसा हुआ महसूस करते हैं हुकूमत को कि जहां स्टाफ लेवल मुआहदे के करीब वो पहुंच चुकी हो? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि we will have to look beyond the table ना। ये नेगोशिएशन टेबल, स्टाफ लेवल का मुआहदा, आप देखिए हमारा ख्याल है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $4 अरब रहेगा और हम उसको मैनेज कर लेंगे। उनका ख्याल है कि नहीं जी, ये तो $6 अरब रहेगा, $2 अरब और मैनेज करके आइए, दोबारा जाइए घर वापस। अब मेरा मतलब है जहां पे इस तरह की इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर बात हो, और जैसे खान साहब ने फरमाया ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है। 20 फरवरी 2022 को अगर मेरी याददाश्त सही रात दे रही है तो हमने जाके तो IMF के साथ रिव्यू किया, रिव्यू करके शौकत तरीन साहब वापस आए और खबर ये थी कि पेट्रोल जो है वो 217 रुपए पर लीटर होने जा रहा है। 7 रुपए 10 पैसे हम कीमत बढ़ा रहे हैं बिजली की, और तो गैस की कीमत भी बढ़ने जा रही है और डॉलर फ्री फ्लोट होने जा रहा है। उसके बरक्स जो था वो वापस आके पेट्रोल जो था वो 170 रुपए पे था, उसको कम करके 150 कर दिया गया, और जो बिजली का फी यूनिट 5 रुपए फी यूनिट कमी कर दी गई, 7 रुपए 10 पैसे बढ़ाने की बजाय 5 रुपए कमी कर दी गई। वी मेड फन ऑफ व्हाट वी कमिटेड एट द इंटरनेशनल फोरम। हम वहां पे जो कमिटमेंट करके आए थे, हमने आगे यहाँ पे उसका मजाक उड़ाया। बिल्कुल ऐसी मजाक उड़ाने की कीमत रियासत पाकिस्तान को पे करना पड़ रही है। अब वो कहते हैं कि जो काम आप हमारे साथ मानते हैं वो पहले करिए और हमारी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक करिए, फिर हम बात आगे लेके चलेंगे। बात यहाँ पे फंसी हुई है। ट्रस्ट डेफिसिट अपनी जगह पे है, दूसरा इंटरनेशनल अपनी जगह पे ऊपर है, और यूं हमें हर काम करके उन्हें प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना पड़ती है, वो उसके ऊपर एतराज लगाते हैं, फिर हमें वो एतराज। अच्छा रजी साहब, इसका फायदा भी होता है पाकिस्तान को कि उनके एतराजात के नतीजे में हम अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लेते हैं? कुछ फायदा भी है पाकिस्तान को या सारा नुकसान ही है?
देखिए, इस वक्त जो है हम अमीरों की जो है वो तो सब्सिडीज कम नहीं कर पा रहे हैं, तो ले दे के फिर आम आदमी रह जाता है पाकिस्तान का, जिसके ऊपर ये सारा बोझ पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, इसको सारी कॉस्ट अदा करना पड़ती है इसकी। रजी साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ आता हूं। सवाल वही अपनी जगह है कि अगली हुकूमत जो भी आएगी, तो क्या गुज़िश्ता हुकूमत इस बजट के अंदर मुतवक्का तौर पे उसके लिए भी वैसी ही माइंस या बारूदी सुरंगें बिछा कर जाने वाली है? क्या तवक्कात है हमारे माहिरीन की, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान उस नुकसान को जो गुज़िश्ता हुकूमत की सब्सिडी के नतीजे में, IMF के मामलात को ख़राब करने के नतीजे में आया, आज भी हम उसको भुगत रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खाकान साहब, मैं ब्रेक से पहले आपके पास सवाल छोड़कर गया था कि अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि तहरीक इंसाफ ही चाहती है कि अब जो बजट आने वाला है उसमें कोई ऐसी वायलेशन ना हो जाए कि IMF के साथ निगोसिएशन, या इस बजट को बनाने के लिए जो IMF की निगोसिएशन की ज़रूरत है उसको कोई ये हुकूमत ख़राब करके जाए कि आने वाले वक्तों में जो भी हुकूमत हो उनको तवक्का ये है कि वो खुद हुकूमत में होंगे तो उनको मुश्किलात ना हो। अगर ऐसा हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो कितना बड़ा पाकिस्तान के साथ फ्यूचर के अंदर IMF के साथ ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो सकता है? सो आई थिंक डिस्कशन बहुत अच्छी हो रही है। रजी भाई ने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छेड़े हैं और आपका बजट का सवाल बहुत रेलेवेंट है। सो मैं एक ओवरऑल इन सब का जवाब दूंगा। पहली बात, पाकिस्तान ने एक मिसनोमर क्रिएट किया हुआ है कि हमने IMF के कोई 23 प्रोग्राम किए हैं। मैं वसूख से आपको गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान ने कभी भी IMF के 23 प्रोग्राम नहीं किए। जैसे मेरे दोस्त फरमा रहे थे, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जाता है, उसके बाद उसमें से एक दो ट्रांशेस लेता है, कुछ पैसे इनिशियली लेता है, फिर अपनी कंडीशनैलिटी से इनहराफ करता था और IMF के प्रोग्राम से बाहर निकल जाता था। अगर IMF के प्रोग्राम का रिफॉर्म एजेंडा ठीक भी होता पाकिस्तान के लिए, तो वो भी कभी फॉलो नहीं हुआ। 2013-16 का वाहिद प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कंप्लीट किया है। यही वजीर खजाना थे, चूंकि मैं टेबल पे मौजूद था, सो मैं बहुत बखूबी ये बात जानता हूं। 2019 में जब हम प्रोग्राम में गए, मैं तब भी चूंकि हुकूमत को एडवाइस कर रहा था, PTI की हुकूमत आ गई थी, तब भी ये जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो ये उम्मीद हम कर रहे थे कि हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। इससे आपको ये फायदा हुआ कि $1.4 अरब आपको कोविड के जमाने में मिले बगैर किसी शराइत के। सो पर्सपेक्टिव हमें हमेशा बड़ा क्लियर रखना चाहिए। नंबर 2, आपने बड़ी एक अच्छी बात की, जो टेक्नोक्रेट्स हैं कि उनकी पल्स जो है वो लोगों की जो कलाई है उस पर नहीं होती, तो वो सोच नहीं पाते। आप यकीन करें कि मुझे बहुत तकलीफ है कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो इतनी बड़ी हुई है। अगर मैं बाकी सब चीजों को छोड़ भी दूं, इसको कम करने के लिए अगर मैं IMF में रहता 3 नवंबर से 9th रिव्यू में हैं हम अब इस वक्त, ये कंप्लीट होना था 11 नवंबर को, और अगर ये मैं कर लेता, अगर कॉम्पिटेंस ठीक होती, और जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे कि मैं कन्विंस कर पाता कि जो गैप्स हैं, अब गैप्स की डिटेल में नहीं जाते, बट गैप्स हैं बिटवीन व्हाट वी से एंड व्हिच मे बी राइट। आई एम नॉट सेइंग कि अथॉरिटीज ठीक नहीं करी, बट आई स्टिल हैव टू कन्विंस who? The lender of the last resort। ये मेरा फर्स्ट रिजॉर्ट का लेंडर नहीं है, ये मेरा लास्ट रिजॉर्ट का लेंडर है। सो मेरी कॉम्पिटेंस इनको कन्विंस करने में बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं कर पाता और मेरे आज ज़खायर $10 अरब के होते, तो मेरा रुपया यहां पे ना खड़ा होता बल्कि स्ट्रेंथन्ड होता, पेट्रोल की कीमत कम होती और इन्फ्लेशन कम होती और इकोनॉमी अनक्लॉग हो गई होती। एंड आई हैव नो डाउट इन टेलिंग यू व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, आई एम श्योर अबाउट इट। अब आगे क्या करना है? पाथ इज वेरी क्लियर। नंबर 1, 9th रिव्यू को कंप्लीट करना है। नंबर 2, 10वां और 11वां रिव्यू भी बाकी है, इसको कंप्लीट करना है, और इसमें आपका बजट आ जाता है, क्योंकि ये May 3rd को शुरू होना है जो आपका 11वां रिव्यू है। 10वां आई थिंक क्लब करना पड़ेगा 11वें के साथ। उसमें आपने बजट वो प्रेजेंट करना है जिसमें आप फिस्कल कंसोलिडेशन कर रहे हो। इससे मतलब ये है कि इस साल का भी जो हमारा बजट का खसारा है वो तकरीबन 7% ऑफ GDP के करीब जाएगा। ये बहुत बड़ा खसारा है। होना कहां चाहिए? जो जब शुरू हुए थे IMF के इस साल में, तो ये 4.9% हमने उनको कहा था। अब हम खत्म कर रहे हैं 6.8 या 9% पे। अब हमें फिर दोबारा कुछ टैक्सेस से, कुछ एक्सपेंडिचर से, कुछ अपने बजट को बेहतर करके हमें ये खसारा डाउन लाना है। सो किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जब आना है तो बजट प्रेजेंट करना है विद दी जिसे आप कहेंगे कन्फरिंग विद दी IMF एंड दी वर्ल्ड बैंक एंड ADB, जिन्होंने अगले साल आपको $25 अरब
की फरहमी में मदद करनी है। मैं यहाँ पे खड़ा खान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। रजी साहब, मैं मुश्किल सवाल आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ कि इस वक्त बजट बनाना है इसहाक डार साहब ने, उनकी टीम ने। अब जाहिर है कि तकरीबन 1 महीने बाद उम्मीद है कि बजट पेश हो जाएगा, जो आमतौर पर एक नॉर्म रहा है। तो हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इलेक्शन में जाना है उन्होंने, उनके मुताबिक उन्होंने 8 अक्टूबर को चले जाना है। तो अगर 8 अक्टूबर को इलेक्शन में जाते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, जो उनकी इस वक्त तक की ख्वाहिश है, मुज़ाकरात को 1 मिनट को अगर हम छोड़ दें और कोर्ट के फैसले को छोड़ दें, तो अगर 8 अक्टूबर का वो जहन में रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको ऐसा बजट देना है कि जो उनको आने वाले 2-3-4 महीनों के अंदर इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका दे। उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या कर सकेंगे, किन जगहों से पॉकेट निकलेगा, किन जगहों पर जो है वो उनको सख्त फैसले करने पड़ेंगे, या उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो इस बजट के नतीजे में खो देना है? देखिए, सारी चीजें ही थोड़ी थोड़ी होंगी जो आपने फरमाई है, और मेरा ख्याल ये है कि बजट मेकिंग जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी होती है। मार्च के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। अपनी अपनी डिमांड जो है वो जनरेट कर देती है मिनिस्ट्रीज और भेज दी जाती है वज़ारत खजाना को, और वो सारी बेसिक्स जो है वो तो कैलकुलेशन, कुछ चीजें प्रिंटिंग में भी जा चुकी होती हैं। अगर ये बजट जो है ये जून के अंदर प्रेजेंट होना है और अप्रूव होना है। लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो तो ईद के बायस हमने बजट पहले अप्रूव करवा दिया था, और ये कोई इतनी बड़ी गेम नहीं होगी कि इसको पहले अप्रूव करवा दिया जाए। जहां तक उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है, महंगाई यकीनन एक पॉलिटिकल कॉस्ट है, लेकिन पीटीआई ने 2 सीटें हारी भी तो है ना भाई, कराची में से और मुल्तान में से। क्या उन हलकों के अंदर नहीं थी, जिसे कहना चाहिए महंगाई? अच्छा रजी भाई, अगर जो है ना मैं तज़िया पेश करूं तो वो सीटें उनकी थी भी नहीं ना, चले, लेकिन मतलब वहां पे उनको कामयाबी तो नहीं ना हुई। बिल्कुल, ये बात होती है पॉलिटिकल नैरेटिव की और इलेक्शन पोलिंग डे की। जब आप वहां पे लेके जाते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए, आप यू इन्फो लैब के जरिए या आप इंडियन क्रॉनिकल्स के जरिए, इतने बड़े बड़े स्कैंडल आए यार दुनिया के अंदर, और दोनों का फोकस पाकिस्तान है। आप उसको लुक करके बैठ जाए सोशल मीडिया के ऊपर और उन्हीं के तहत तख्लीक किए गए एजेंडे को डिस्कस करें। मैं आपके साथ हूं इसको डिस्कस करने में, लेकिन अगर आप उनको नजरअंदाज करके और उसकी बुनियाद के ऊपर आप परसेप्शन बना रहे हैं तो ये ज्यादती होगी अपने नाज़रीन के साथ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी आपने हवाला दिया इस सेगमेंट के शुरू में जनाब अंसार अब्बासी साहब की खबर का कि हमाद साहब जो हैं, हमाद अजहर साहब, मियां अजहर साहब के साहबजादे हैं, उनका ये ख्याल है। देखिए, अबलागियात की दुनिया के अंदर आपको पहले जो जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसका पर्सपेक्टिव भी समझना होता है कि वो किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, किस मेंटल कंडीशन में है। उसकी ज्योग्राफिकल इवन लोकेशन भी आपको माइंड के अंदर लानी पड़ती है ताकि आप उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकें। हमारे अजहर साहब इस वक्त इस मेंटल कंडीशन में है कि वो 2/3 मेजॉरिटी से आ रहे हैं। वो मेजॉरिटी जो सोशल मीडिया के ऊपर से इंफॉर्मेशन लेके और सैंपल, इंतहाई सिलेक्टिव सैंपल सर्वे करके चर्न की है उनकी अपनी IRIS ने या अपना गैलप ऑफ पाकिस्तान ने उनको चर्न करके दिया, और वो उसे फैला रहे हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो 2/3 नहीं 3/4 एक्सपीरियंस से वापस आ रहे हैं। तो वो इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि ऐसा बना के जाना, ऐसा करके जाना, ऐसा करके जाना। हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है 50-50% इम्कानात का तो मौका दीजिए कि ऐसा ना हो। बिल्कुल। तो ये बेसिकली वो वाली लाफ्ज़ नहीं है, ये वो वाली ओवर स्टेटमेंट है, ये वो वाली जिसे कहना चाहिए कि बयानात हैं जो पीटीआई का शुरू दिन से खासा रहे हैं। वो एक तरफ तो अंदर बैठ के ये मांग रहे होते हैं मुज़ाकरात के अंदर कि चले आप सितंबर में इलेक्शन ले आए, यानी कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के टेन्योर के अंदर मुज़ाकरात ले आए, हम आपके साथ एग्री कर जाते हैं। और बाहर इमरान खान साहब जो है वो भाव बढ़ाने के लिए कह रहे होते हैं कि जनाब अगर ये जून से आगे इंतखाबात लेके जाना चाहते हैं तो मुज़ाकरात छोड़ के उठाइए। अगर तो इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट दुरुस्त है तो फिर उस दिन कल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए थे। मुज़ाकरात हुए और मंगल तक पोस्टपोन हुए, एडजर्न हुए। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट, ये हिदायत अंदर वाले लोगों के लिए नहीं थी, ये मीडिया को एक अपना फेस सेविंग के लिए थी, एक पॉलिटिकल ऑप्टिक जनरेट करने के लिए थी। तो मेरा ये ख्याल है
कि देखिए बहुत सारी बातों को उनको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए और बहुत सारी बातों को फेस वैल्यू पे ले लेना चाहिए। इस वक्त हमाद अजहर साहब का पर्सपेक्टिव ये है, इस पर्सपेक्टिव में वो बात कर रहे हैं और ऐसे डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो फुल थ्रॉटल जो है वो दोबारा आएंगे और इक़्तिदार संभालेंगे और ये महंगाई जो है उनके सियासी मुखालफिन के लिए है, उनके लिए नहीं है, वो इनके सियासी मुखालफिन। वो तो आलमी वजूहात होती थी रजी साहब, उनके दौर में आलमी वजूहात होती थी, अब मकामी वजूहात हैं। खाकान साहब, मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। एक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने 5-6 ममालिक का तस्करा किया, जिसमें पाकिस्तान भी है, कि अब जो सीज़न आने वाला है बारिशों का, उसमें उन्होंने ख़तरा जाहिर किया कि पाकिस्तान में दोबारा सैलाब आ सकता है। मैं इसलिए इस पर बात करना चाह रहा हूँ इख्तितामी मामलात पे कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पे क्या होगा। अभी से हम कोई तैयारी कर सकते हैं उस हवाले से? पाकिस्तान के लिए बड़ा सोबरिंग टाइम है। लोग पहले 33 मिलियन अफेक्ट हुए थे सैलाब से। हमारी मेजर क्रॉप्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुई थी। हमारी कॉटन क्रॉप, आप ये अंदाजा लगाइए, एक टाइम था आज से चंद साल पहले 12 मिलियन बेल्स बनाया करते थे हम। इस साल हमने 4.7 मिलियन बेल्स बनाई और बहुत बड़ा इफेक्ट इसका जो था वो ऑब्वियसली आया था फ्लड से। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ प्रिपरेशन जो है वो बेहतर हुई होगी इन टर्म्स ऑफ आर एबिलिटी टू हैंडल के अगर इस तरह की बारिशें होती हैं और फिर सैलाबी कैफियत जो है वो बनती है। क्लाइमेट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान के लिए भी है। हालांकि हम उसमें प्ले तो नहीं करते बहुत ज्यादा, बट हम सफर ज्यादा करते हैं इस चीज से। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये सिर्फ कॉटन पे इम्पैक्ट नहीं आया, कुछ प्राइस राइजेस जो आप अभी देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो फ्लड्स और जो एग्रीकल्चर की डिस्टर्बेंस और लोकल सप्लाई है उसका भी है। बिसाइड्स इंटरनेशनल इंपोर्ट हम नहीं कर पाए, बिसाइड्स रुपए की कीमत कम हुई, ये सब चीजें अपनी जगह हैं। हमारी वैसे ही पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की सोबरिंगली वीक है। ये इतने अब गंभीर मसाइल हैं कि आई रियली से दिस टू यू कि आने वाली हुकूमत अगर अपने पहले 5, 6, 8, 10 महीने में कोई ऐसा होम ग्रोन ग्रैन्युलर लेवल का प्लान सामने नहीं रखेगी कि बिजली को कैसे ठीक करना है, एग्रीकल्चर को कैसे ठीक करना है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के जो मतलब महीने के ऐसे लॉसेस हैं जो कि अनबेरेबल हैं उनको कैसे ठीक करना है, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो आप यकीन करें कि ये मुल्क चलाना इकोनॉमिकली मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है खाकान साहब, इख्तितामी मामला था। मैं कहता रिजवान रजी साहब से भी क्लोजिंग करवा लूं। रजी साहब, इस्लाहात की बात की है खाकान साहब ने कि जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा इस्लाहात की तरफ जाना, जो 4-6 चीज़ें बताई हैं। कोई है, किसी के पास प्लान है इस्लाहात का, या इसी तरीके से बस मुंह उठाएंगे, सब आएंगे और काम करके चले जाएंगे, जिस तरह असद उमर साहब तैयारी करते थे गाने सुन के? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किसी भी पार्टी के पास इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। खाकान भाई जैसे लोग जो हैं वो इसके ऊपर बात करते रहेंगे, चीखते रहेंगे कि ये कर लीजिए, अपोजिशन के अंदर रह के कोई होमवर्क नहीं करता। मुझे तो लगता है कि शायद हमें अल्लाह तबारक व तआला ही रेस्क्यू किया करते हैं, इस दफा भी रेस्क्यू करेंगे। कल ही अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि इंटरनेशनली कमोडिटीज की बम्पर प्राइसेस आ रही हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी कमोडिटीज जो है वो डॉलर की कदर बढ़ने के नतीजे के अंदर बहुत चीप हो गई हैं और धड़ाधड़ स्मगल हो रही हैं। हमारी गंदम अफगानिस्तान और ईरान को जा रही है, बल्कि अब तो इंडिया को भी स्मगल हुई है राजस्थान के रास्ते। तो कमोडिटी की प्राइसेस क्रैश करने की तरफ जा रही है। मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, बड़ी खुशकुन रिपोर्ट लगी है। वो कमोडिटी की इंटरनेशनल प्राइसेस गिरेंगी तो हमारी स्मगल होना बंद हो जाएगी। जिनका काम है स्मगलिंग रोकना, उन्होंने तो रोकनी नहीं है। मतलब कुदरती आफत इसी वहां नहीं रुक जाएगी। तो मतलब बैल मरेगा तो गोश्त पकेगा, गोश्त पकेगा तो फिर सारी सूरत हाल होगी। रजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खाकान नजीब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से याद दीजिएगा इस दुआ के साथ कि इस्लाहात की तरफ भी हम चले जाएं, कुछ बेहतर करने की तरफ भी हम चले जाएं। अल्लाह हाफिज।